नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर्वा स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं हिंदी के व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें शिक्षण विधियों के प्रश्न भी सम्मिलित किए गए हैं। और इस बार जो प्रश्न है वो हमारी रीट में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम प्रश्नों की बात करते हैं। देखो, आज की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। हमें यहाँ पर उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो बताइए क्या होगा। ऊपरी धन उक्त, ऊपर धन उक्त, या फिर ऊपर धन युक्त, या फिर ऊपरी धन युक्त। तो हमें पता है कि हमें यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होगा, ऊपरी धन उक्त। क्या होगा साथियों, ऊपरी धन उक्त। यहाँ पहला ऑप्शन सही माना जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। हमें यहाँ पर पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों किसको मानते हैं, वर्ण को मानते हैं। तो हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण होती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो हमें यहाँ पर प्रेषण शब्द दिया है, इसमें उपसर्ग बताना है। क्या होगा, श्रेषु, प्रह, प्र या फिर प्रे। तो साथियों हमें यहाँ पे बताना है उपसर्ग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्र। प्र धन ऐसण। क्या बनेगा साथियों, प्र धन ऐसण। तो प्र उपसर्ग होगा यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा, न कि प्रह। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। हमें पूछा है लय प्रत्यय नहीं है, वो शब्द हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से एक शब्द ऐसा है जिसमें लय प्रत्यय नहीं है। बताइए किसमें नहीं है, कमल, वत्सल, श्यामल या फिर मंजुल। तो साथियों इसमें कमल है, ये कमल के एक मूल शब्द है, इसमें लय प्रत्यय नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी तीनों में क्या है, लय प्रत्यय शामिल है, जबकि कमल में लय प्रत्यय शामिल नहीं है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। हमें यहाँ पर विग्रह किया हुआ शब्द दिया, समास बताना है हमें। सिंह रूपी नर विग्रह में निर्मित समास है। विग्रह करके बताया है कि सिंह रूपी नर है। तो हमें यहाँ पर सामासिक पद बताना है, क्या बनेगा इसका, सिंह नर या फिर नरसिंह, नरसिंहा या फिर सिंहानर। तो सिंह रूपी नर इसमें क्या होगा साथियों, नरसिंह। ये क्या है, इसका सही ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से तीन है उनमें जातिवाचक संज्ञा है, और एक ऑप्शन ऐसा जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइए, शैशव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक। तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक मतलब पूरे समूह का बोध होगा। तो साथियों शैशव एक अवस्था है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। बाकी तीनों में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो साथियों में एक वाक्य दिया है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें हमें सर्वनाम बताना है, कौन सा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों यहाँ पर निश्चितता का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम मानेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम में मानेंगे। देखो इस वाक्य को पढ़ते हैं, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा वह मेरा है। तो महल की तरफ इशारा कर रहे हैं और वह मेरा मतलब यहाँ पर निश्चितता प्रकट हो रही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अनिश्चित संख्यावाचक
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है? हमें पूछा है संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं और किस विशेषण की बात कर रहे हैं? अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब जहाँ पर संख्या का बिल्कुल बोध नहीं होगा। देखिए ऑप्शन, कुछ लोग, 4 पुस्तक, 10 घोड़े, सफ़ेद कोट। तो देखो 4 पुस्तक इसमें संख्या दी है पर निश्चित है, 10 घोड़े इसमें भी संख्या दी है, निश्चित है 10 घोड़े। कितने घोड़े हैं? 10 घोड़े। और कोट है सफ़ेद कोट, यहाँ पर तो विशेषता बताई जा रही है। पर देखो कुछ लोग यहाँ पर संख्या का बोध कर सकते हैं, जैसे 5 लोग हैं, 6 हैं, कितने भी है, पर अनिश्चितता क्या दिया है? कुछ। तो यहाँ पर अनिश्चित स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। कुछ लोग इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। हमें वाक्य दिया है, इसमें विशेषण बताना है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है। इनमें से एक शब्द है जो विशेषता प्रकट कर रहा है, वो शब्द हमें बताना है। काली या फिर पतलून, मदन या फिर खेलने। तो साथियों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा काली। क्या? काली। देखो पतलून, पतलून की विशेषता कि वो सफ़ेद है या फिर काली है, तो देखो उत्तर आएगा काली पतलून। तो विशेषता हमें बतानी है, विशेषण क्या होगा? यहाँ पर काली शब्द है, इसमें विशेषण है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया बतानी है। देखो क्या है 10 का प्रश्न, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया या सकर्मक क्रिया या फिर अकर्मक क्रिया? कौन सी होगी साथियों? घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया बतानी कौन सी होगी साथियों? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं पाया जाता वो कौन सी क्रिया होती है? हमारी अकर्मक क्रिया। क्रिया समझने के लिए हमें क्या या फिर किससे प्रश्न करते हैं? किससे प्रश्न करते हैं? अगर हमारा उत्तर निकल के आता तब तो सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया हम मानेंगे। तो घोड़ा दौड़ रहा है, क्या घोड़ा दौड़ रहा है? घोड़ा किससे दौड़ रहा है? तो हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं निकल कर आएगा, इसलिए क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। हलाहल का विलोम शब्द होगा। हमें यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। हलाहल, इसका क्या होगा? गरल, सुधा, वृषा या फिर विष? तो साथियों हलाहल का विलोम होता है विष। हलाहल का विलोम क्या होता है? विष। तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। चंद्रमा का सही पर्यायवाची है। चंद्रमा शब्द दिया है, इसका पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? सुरपति, मध्वा, पद्माकर या फिर विधु? तो साथियों चंद्रमा किसका पर्यायवाची है? विधु का पर्यायवाची है, और बाकी सारी विधु के चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? विधु होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। पुस्तक का बहुवचन है। हमें यहाँ पर एक शब्द दिया है पुस्तक, इसमें वचन बताना है, कौन सा होगा? बहुवचन बताना है। क्या बनेगा? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय या फिर ग्रंथ? तो साथियों पुस्तक शब्द ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या बनेगा? पुस्तकें बनेगा, और ऊपर क्या आएगी? के के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। इस प्रकार क्या होगा? हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। कौन सा शब्द तत्सम है? हमें यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। बाकी 3 शब्द है वो तद्भव हैं, एक शब्द है वो तत्सम है। वो तत्सम शब्द वो बताना है। जेठ, मक्खी, पहर या फिर चैत्र? तो साथियों तत्सम शब्द संस्कृत का शब्द होता है, तो चैत्र है ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका क्या बनेगा? तद्भव शब्द चैत बनेगा। क्या बनेगा? चैत। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। मार डालने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मार डालने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हमें एक वाक्य दिया है, इसके लिए एक शब्द बताना है कि ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। जिज्ञासा, पिपासु, मुमूर्षा या फिर जिघांसा? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
जिज्ञासा होगा, मार डालने की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए क्या बनेगा, जिज्ञासा बनेगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अब बात करते हैं साथियों शिक्षण विधियों की। हमारे एग्जाम में शिक्षण विधियों के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की सभी श्रृंखलाओं में हम 5 या 7 प्रश्न शिक्षण विधियों के लेकर आते हैं। तो आइए हम शिक्षण विधियों के प्रश्नों की बात और कर लेते हैं। देखो क्या है 16 का प्रश्न शिक्षण विधि का। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किसी विधि में रटने को विवश रहता है। तो साथियों जब भी कोई छात्र है किसी भी विषय वस्तु को बिना सोचे समझे उस चीज़ को करने का अभ्यास करता, मतलब रटने पर ज़्यादा बल देता है। किस में करता वो, संवाद विधि में, सूत्र विधि में, या फिर अभिकर्मित अनुदेशन, या फिर व्याकरण अनुवाद विधि। तो साथियों रटने को विवश किस में होता है, सूत्र विधि में होता है। जैसे हम अध्यापक किस बच्चों को सूत्र बता देते हैं तो छात्र वैसे उस सूत्र के आधार पर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल छात्रों को बिल्कुल भी जोर नहीं आता है और वो रटने को पर ध्यान देते हैं। तो सूत्र विधि हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। व्याकरण शिक्षण के लिए उत्तम विधि है। हमें पूछा है कि व्याकरण पढ़ाने के लिए शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है। पाठ्यपुस्तक विधि, प्रायोजना विधि, सूत्र विधि, या फिर अनौपचारिक विधि। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सूत्र विधि। क्या होगा, सूत्र विधि। कि जब भी व्याकरण शिक्षण करवाते हैं तो सूत्रों के माध्यम से शिक्षण अच्छा रहता, उत्तम रहता है। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही माना जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता वह है। कि प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है वह है। तो जैसे देखो समझो पहले प्रत्यक्ष विधि क्या होती है कि प्रत्यक्ष विधि में किन किन कौशलों का अवसर मिलता है ज़्यादा। तो सुनना, बोलना, या फिर सुनना और लिखना, पढ़ना और लिखना, बोलना और लिखना। तो साथियों में पता है कि प्रत्यक्ष विधि में सुनने और बोलने का अभ्यास ज़्यादा होता। हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे हम किसी प्रत्यक्ष में सामने से बात करते हैं तो हम उसमें सुनने और बोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ज़्यादा अवसर सुनने और बोलने का मिलता है। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। बात करते हैं 19 के प्रश्न की। प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। हमें यह पूछा कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया। अमेरिका में, भारत में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में। तो साथियों प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, फ्रांस में। प्रत्यक्ष विधि मतलब फ्रांस में, इस पर इसको याद रख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो क्या बताएंगे हम, फ्रांस बताएंगे। अब आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखो। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। प्रश्न को वापस देखो। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते, तो मतलब कहने का अर्थ ये कि जो कंटिन्यू विद्यालय या फिर महाविद्यालय में नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि कौन सी है। दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन, प्रोजेक्टर, या फिर कोई नहीं। तो साथियों वो विधि कौन सी है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत इसको शामिल हमें मान सकते हैं कि घर बैठे हुए हम पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। वो कौन सी होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है। तो इस प्रकार हमारी आज की श्रृंखला के अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।